So hello friends, welcome to my channel Edify of Ashish. Here we will talk about the methods of gene transfer, which is the unit of MSc Botany 4th semester. पेपर थर्ड की ये यूनिट है. सो हम यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन जो टर्म है उनको कंप्लीट करेंगे. ये जो कंटेंट है वो हमने यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंटेंट उठाया है. सो इफ एनीवन क्लेम फॉर द कंटेंट, you need to remember that I took this content for the purpose of स्टडी के लिए उठाया. सो लेट्स स्टार्ट. क्या है मतलब, क्या है जीन ट्रांसफर का? तो होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है किसी भी क्रॉप्स में, ठीक है, प्लांट की फर्टिलिटी बैरियर को हटाने के लिए. मींस उनकी फर्टिलिटी बैरियर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो पैदावार हो नहीं पा रही है किसी ना किसी वजह से, तो उसको हटाने के लिए हम जीन ट्रांसफर का यूज़ करते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है इसको. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, बायोटेक के लिए. सो हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या होता है. So the natural transfer of genetic material from one organism to another is referred to as horizontal gene transfer. इसको horizontal gene transfer बोला जाएगा. Means नेचुरल जीन ट्रांसफर वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किया जाए तो वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोला जाता है. अभी समझाएंगे इसको. या फिर इसको लेटरल जीन ट्रांसफर भी बोला जाता है. ओके. द फॉरेन डीएनए इज ईदर रेंडमली इंसर्टेड इनटू द होस्ट जीनोम. जो फॉरेन डीएनए है बाहर का, या तो वो रेंडमली तरीके से इंसर्ट कर दिया जाता है होस्ट जीनोम में, और या फिर रिकम्बाइन करा जाता है इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ होमोलॉजी. यदि वो होमोलॉजी सीक्वेंस प्रेजेंट है बिटवीन द टू जीनोम्स, दो जीनोम में अगर समानता दिखाई देती है तो रिकम्बाइन करके भी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का यूज करा जाता है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिकल जीन ट्रांसफर. ये वर्टिकल जीन ट्रांसफर से डिफरेंट होता है. वेयर जहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट. पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करा जाता है टू द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग में मतलब उनके जो वंशज हैं उनमें, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के थ्रू. ठीक है. तो वर्टिकल जीन ट्रांसफर से इसीलिए डिफरेंट होता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसफर होता है. बट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में ये डिफरेंट होता है. जैसे कि आपको वर्टिकल जीन ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, ये पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल से आपके दो ऑफ स्प्रिंग बने, और वन ऑफ स्प्रिंग से फिर भी ये आगे जाके ट्रांसफर होता गया जेनेटिक मटेरियल. ओके, ये क्लियर हुआ होगा. हॉरिजॉन्टल जीन आपको दिखाई दे रहा है, वन ऑर्गेनिज्म टू सेकेंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दिखाई दे रहा है. सो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर फैसिलिटेड बाय वेरियस मैकेनिज्म. बहुत तरीके से होता है, जैसे कि पौधों में, प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन करा जाता है, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल को इनटेक कर लिया जाएगा सराउंडिंग से, और कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द फिजिकल यूनियन ऑफ टू सेल्स. दो सेल के साथ में जेनेटिक मटेरियल को सराउंडिंग से निकाल लिया जाएगा, कॉन्जुगेट करा जाएगा. एंड ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा होगा कि उसको ट्रांसमिशन करा जाएगा डीएनए का थ्रू बैक्टीरियोफाइसिस का यूज करके, फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में यूज करा जाएगा. ओके, ट्रांसडक्शन यू नो वेरी वेल. तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन, ये विद इन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सभी? ट्रांसफर ऑफ जीन के लिए. ठीक है, ये आपके मेथड्स हैं. यूकैरियोट्स में क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ आउटर सेल मेम्ब्रेन. आउटर सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेक ट्रांसफर डीएनए डिफिकल्ट. वो यूकैरियोट में क्या करता है, वो डीएनए के ट्रांसफर को काफी डिफिकल्ट बना देता है. कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच में. ओके, इजी. Horizontal gene transfer plays an important role in evolution of both prokaryotes and eukaryotes. तो horizontal gene transfer जो आपका मेथड है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में. ओके, इजी, समझ में आया होगा. तो जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं की बात करेंगे. इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, कैसे ये स्टेप्स में आगे होगा, जैसे कि डीएनए सेगमेंट को
टोटिपोटेंसी सेल में इंक्लूड करा जाएगा, उसमें जाके इंट्रोड्यूस करा जाएगा। यू नो वेरी वेल टोटिपोटेंसी सेल्स क्या है, जो आगे जाके फर्दर क्या हो सके, रीजनरेट हो पाए होल प्लांट में। उसका इंटीग्रेशन करा जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा इनटू होस्ट सेल जीनोम, किसमें, होस्ट सेल जीनोम में डाला जाएगा। सब्सिक्वेंटली रीजनरेशन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड सेल टू प्रोड्यूस होल प्लांट, जिससे कि पूरा ही लगातार ये प्रोसेस होने के बाद में पूरा होल प्लांट बन जाता है, रीजनरेशन होता रहता है। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देयरफॉर रिक्वायर एन एफिशिएंट वे, इसमें एफिशिएंट वे की जरूरत पड़ती है क्योंकि डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है इनटू सेल, सेल में, एंड द रीजनरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और जो रीजनरेशन है जो पहले से ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं और टिश्यू इनटू होल प्लांट, जो किस में बनने वाली, होल प्लांट में, तो उसके लिए एक नया तरीका भी, जैसे कि, तो यहाँ पर एक नया तरीका दे रखा है कि द डीएनए सेगमेंट विच इज इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, कौन सा जीन हमें डिकोड करना है, एंड एक कैसेट, जीन कैसेट की जरूरत पड़ेगी कंटेनिंग एडिशनल जीन मटेरियल, जो एडिशनली जेनेटिक मटेरियल को कंटेनिंग करता है। ठीक है, एडिशनल जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड्स, क्या क्या होगा उसमें, प्रमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और एक मार्कर जीन दिया जाएगा। मार्कर जीन क्या करेगा, जो अलाउ करेगा सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स हैविंग इंट्रोड्यूस्ड द जीन, मतलब प्लांट्स को सिलेक्ट करके आपको जीन को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए एक मार्कर जीन होता है। ठीक है, तो इसके काफी ज्यादा मतलब वेरियस इंट्रोड्यूशन हुए, जैसे कि 150 और प्लांट स्पीसीज में किया गया। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, यस इसको पढ़ते हैं, ये जरूरी है। तो डिफरेंट मेथड्स हालांकि इसके लिए अवेलेबल हैं, और टू मेथड्स यहाँ पर बात करेंगे जो फॉरेन डीएनए को होस्ट प्लांट में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि पहला है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, पूछा जाता है एग्जाम में। इन दिस केस वेक्टर इज नीडेड फॉर द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, इस केस में वेक्टर की जरूरत पड़ती है फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए, मतलब उसमें क्या करने के लिए, एंटर कराने के लिए इनटू द होस्ट जीनोम। होस्ट जीनोम में एंटर कराने के लिए फॉरेन डीएनए को एक वेक्टर की जरूर ही जरूरत पड़ती है। बट डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, द मेथड इज वेक्टर इंडिपेंडेंट, इन दिस मेथड जो वेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट ही होता है, मीन्स खुद ही वो काम कर लेता है। द डी द डीएनए इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द होस्ट जीनोम, तो डीएनए को डायरेक्टली ही इंजेक्ट करा जा सकता है होस्ट जीनोम में। ओके, उसमें जरूरत ही पड़ती है। ये इसको पकड़ लीजिए, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स, कहने का मतलब जीन का ट्रांसफर प्लांट्स में कैसे किया जाएगा, दो तरीके से, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, आपने अभी समझ लिया। इनडायरेक्ट में आपका बहुत अच्छा एग्जांपल पूछा जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस का यूज करा जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर का यूज करा जाता है। डायरेक्ट में आपके बहुत सारे टाइप हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल का यूज करा जाएगा, जिसे हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज करा जाएगा, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करा जाएगा, केमिकल मेडिएटेड का यूज, लाइपोसोम मीडिएटेड का यूज, सिलिकॉन कार्बाइड मेथड का यूज, इन सभी की बात करेंगे एक एक करके। ओके, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड की अभी हमने बात करी थी, इसमें एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस था। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, द मेथड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन विच एम्प्लॉयज अ बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है एज ए वेक्टर, वेक्टर की तरह से, है ना, जो वेक्टर का काम करेगा, इंट्रोड्यूस द जीन कंस्ट्रक्ट इनटू द टारगेट सेल, मींस टारगेट सेल में जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एज ए वेक्टर किसकी जरूरत पड़ेगी, बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया कौन है वो, यू नो वेरी वेल, सो इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड, ये इनडायरेक्ट मेथड में आएगा। दिस मेथड यूजेस एग्रोबैक्टीरियम, क्यों, क्योंकि ये कौन सा बैक्टीरिया, अग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, विच कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज करता है प्लांट्स में, इन मैनी प्लांट्स, फॉर द प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स, और प्लांट के एक्सपेरिमेंट के लिए, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के लिए द मोस्ट कॉमनली स्टडी स्पीसीज ऑफ दिस जीनस इज एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस, मतलब सबसे ज्यादा जिन पर स्टडी करी गई है और जो ग्रुप है इस स्पीसीज का, तो वो है एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस, जो काफी ज्यादा आगे जाके सरल बना देता है। ठीक है, किसको, ट्रांसफर को, जैसे कि इसमें बात करेंगे, दीज बैक्टीरिया हार्बर अ लार्ज प्लाज्मिड कॉल्ड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हैविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स, मतलब इन बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, हार्बर अ लार्ज प्लाज्मिड, जिसको बोला जाता है
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स के साथ में रहता है एंड अदर जीन्स इसमें साथ में होते हैं, इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए इनटू होस्ट जीनोम। और वो भी इसमें जीन इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए को चेंज करने के लिए, टीडीएनए को इंटीग्रेट करने के लिए होस्ट जीनोम में। वुंडेड प्लांट्स क्या करते हैं, सीक्रेट एक सैप, एक कहने का मतलब एक जेल निकालने लग जाते हैं विद हाई कंटेंट ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स। जो वुंडेड प्लांट हैं वो फिनोलिक कंपाउंड को सीक्रेट करने लग जाते हैं, विच सर्व एज अ केमिकल अट्रैक्टेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरिया, जो सर्व करते हैं एज ए केमिकल अट्रैक्टेंट एग्रोबैक्टीरिया के लिए, एंड स्टिमुलेट एक्सप्रेशन ऑफ विरजीन्स, और स्टिमुलेट एक्सप्रेशन भी देते हैं किसके लिए, विरजीन्स का। ओके, it results infection of plant agrobacterium, insertion of tDNA region at random site in host genome, proliferation of plants cell to from crown growth। कहने का मतलब देखो यहाँ पर इसकी डिजीज दे रखी है कि कैसे ये रोज में क्राउन गॉल डिजीज दे रखी है, आपने देखा भी होगा। ये डिजीज हो जाती है, ये होती किस लिए, ये एग्रोबैक्टीरियम की वजह से होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है। जैसे थोड़ा अगर हम बात करें, जैसे इसमें वायरलेंस रीजन होगा, लेफ्ट ऑर्डर और राइट बॉर्डर बताता है किसके लिए, टीडीएनए के लिए। यहाँ पर नहीं आगे होता है, ये रहा टीडीएनए। ठीक है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है, ओपाइन यहाँ पर एंजाइम है, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड जिसको आप बोलेंगे। इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वेक्टर इज द जेनेटिक व्हीकल, वेक्टर एक जेनेटिक व्हीकल होता है और इसको वो जरूरत पड़ती है इसके लिए टू ट्रांसपोर्ट द जीन इंटरेस्ट, जीन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ेगी वेक्टर की। प्रमोटर की जरूरत पड़ेगी, टर्मिनेटर एंड सिलेक्टेबल मार्कर जीन टू डीएनए होस्ट प्लांट, मींस डीएनए होस्ट प्लांट तक के लिए हमारे पास में इतने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो आगे जाके किसको कराएंगे, जीन ऑफ ट्रांसफर कराएंगे। वायरुलेंस ऑफ एक्रोबैक्टीरियम इज कन्फर्ड बाय T1 plasmid having gene of for tumor induction, ट्यूमर इंडक्शन जीन के लिए जो जीन होंगे वो क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम इज कन्फर्ड बाय T1 प्लाज्मिड, वो T1 प्लाज्मिड के साथ में वायरलेंस के साथ में होंगे। टीडीएनए इंटीग्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड ओपाइन, टीडीएनए क्या करेगा, इंटीग्रेशन, टीडीएनए इंटीग्रेशन एंड सिंथेसिस, इसका संश्लेषण ऑफ प्लांट के हार्मोन और ओपाइंस का संश्लेषण। ओपाइन का क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम की तरह से वर्क करेगा। जैसे आप खाली एग्जांपल से समझिए, इतनी भाषा मत समझिए। ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है और बीच में है आपका टीडीएनए। ये लेफ्ट और राइट बॉर्डर यही बताता है कि यही स्पेसिफिक रीजन है टीडीएनए को डिफाइन करने का। ठीक है, ये आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ये विरजीन है आपके। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अभी पढ़ाया था हमने, रेप्लिकेशन ऑफ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट ऑफ द बैक्टीरियम सेल, मतलब बैक्टीरियम सेल का जो इंडिपेंडेंट होता है ये ट्यूमर प्लाज्मिड। वायरलेंस रीजन आपने अभी पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ देते हैं। द रीजन कंटेन्स जीन्स कॉल्ड विरजीन, मतलब ऐसा रीजन जिस जो विरजीन को कंटेन करता है, मतलब उसमें विरजीन होते हैं। हुज प्रोडक्ट एनेबल प्रोसेस एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए, जो क्या करता है, इसका प्रोसेस टीडीएनए को ट्रांसफर करने का फ्रॉम बैक्टीरियम टू प्लांट सेल, बैक्टीरियम से लेकर प्लांट सेल तक का ये प्रोसेस को इनेबल कर देता है, उसे ऑन कर देता है। देयर एक्सप्रेशन इज ट्रिगर्ड बाय द सर्टेन फिनोलिक कंपाउंड्स लाइक एसिटो सेरिंजोन, कहने का मतलब है इनका एक्सप्रेशन किसके द्वारा चालू किया जाता है, फिनोलिक कंपाउंड्स के द्वारा, जैसे कि एसिटोसेरिंजोन है, विच आर सिक्रीटेड बाय प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू बाउंडिंग। जब प्लांट में कोई, जैसे कि वो प्लांट को ऊपर का बार्क हट गया, उसको हटा दिया गया है, काट दिया गया, प्लांट कट गया, उसको वुंड हो गया, कहने का मतलब उसमें घाव वगैरह कुछ हो गया, उस तरीके से तब ये एक्सप्रेस करा जाता है, तब उसमें फिनोलिक कंपाउंड इंड्यूस होंगे, देन ये ट्रिगर कर पाएगा आगे जीन ट्रांसफर के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये एग्रोबैक्टीरिया लगे हुए हैं, ये सेल वॉल है प्लांट की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर आगे ये क्या करेगा, कैरी करेगा और आगे न्यूक्लियस पर जाके ये ट्रांसफर ऑफ डीएनए, मतलब जो जीन ट्रांसफर है वो काम करेगा अपना। वायरलेंस फैक्टर होंगे यहाँ पर टीडीएनए के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर जो जो भी होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, खाली स्ट्रक्चर समझिए।
हाँ, इसको समझ लीजिए। ये आपका आपने समझ लिया कि वर्जिन यहाँ पर प्रेजेंट है और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट है। तो इसका जो टीडीएनए वाला पार्ट है, इसमें ऑक्सिन जीन्स होंगे, बीच में साइटोकाइनिन जीन्स होंगे, ओपाइंस होंगे। जीन्स फॉर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन सिंथेसिस कैन बी रिप्लेस विद एनी डिजायर्ड जीन। किसी भी एनी डिजायर्ड जीन के लिए इनको क्या करा जा सकता है, रिप्लेस करा जा सकता है। जैसे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, जीन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर के लिए यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर जरूरत पड़ती है इनकी। ये बता दिया हमने, प्रमोटर चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अगर ट्रांसफर कराना है, ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाइनरी वेक्टर्स क्या होते हैं? तो बाइनरी वेक्टर, इन द सिस्टम देयर इज अ पेयर ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का पेयर होता है, विच आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, वो आश्रित नहीं होते, खुद में ही क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। वो एक दूसरे पर नहीं होते, हर एक मतलब अपने में आत्मनिर्भर होता है। एंड प्रेजेंट इन द सेम एग्रोबैक्टीरियम सेल, और सेम एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होंगे। पेयर ऑफ प्लाज्मिड होगा, मतलब टी वन प्लाज्मिड का पूरा पेयर होगा एग्रोबैक्टीरियम सेल में। दिस वेक्टर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट विर जीन नीड नॉट टू बी प्रेजेंट इन द सेम प्लाज्मिड। जो ये वेक्टर सिस्टम है, ये बेस्ड उन मतलब इस फैक्ट पर प्रेजेंट होगा कि विर जीन वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे इन द सेम प्लाज्मिड, उसी सेम प्लाज्मिड में, विद टीडीएनए फॉर इट्स ट्रांसफर। मतलब टीडीएनए के साथ में इस इट्स के ट्रांसफर के लिए वहां पर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होंगे। इस फैक्ट से ये वर्क करते हैं। मतलब टी वन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, आपका पेयर ऑफ प्लाज्मिड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सेम में नहीं होंगे वो। ओके, एग्रोबैक्टीरियम सेल में। हेल्पर ऑफ टी वन प्लाज्मिड क्या है? द वेर जीन रिक्वायर फॉर टीडीएनए इंटीग्रेशन प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड। तो जो वेर जीन है, वो जरूरत पड़ती है टीडीएनए के इंटीग्रेशन के लिए, जो प्लाज्मिड में प्रेजेंट होंगे। प्लाज्मिड में कौन प्रेजेंट होंगे? वेर जीन प्रेजेंट होंगे। हमने अभी तो बात करी थी। जैसे कि इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हेल्पर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, और ये आपके विरजीन है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? प्लाज्मिड में, है ना, ये ध्यान रखना। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में कि हमें यहाँ पर करेक्टर को, ट्रेट को क्या करना है? डिसआर्म करना है, और यहाँ पर अटैक, कहने का मतलब है यहाँ पर जाके हमें अचीव करना है जो हमें चाहिए। तो इसका हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, और जीन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर हमारे यहाँ पर रहता है, जिससे आगे ये प्रोसेस बढ़ता है। अब बाइनरी वेक्टर सिस्टम, ये है आपका हेल्पर प्लाज्मिड कंटेनिंग वर्जिन। इसके पास में क्या होंगे? वर्जिन है, बट नो टीडीएनए, लेकिन टीडीएनए उसके पास में नहीं है। किसके पास में? इसके पास में। अनदर क्या है? प्लाज्मिड कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके पास में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, विद द बॉर्डर सीक्वेंस ऑफ टीडीएनए, जिसमें बॉर्डर सीक्वेंस है और टीडीएनए भी है। ये टीडीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट। एंड सिलेक्टेबल मार्कर जीन बट नो वर्जिन, लेकिन इसके पास में जीन नहीं। तो ये हो गया ना बाइनरी वेक्टर। ओके, को इंटीग्रेट वेक्टर का मतलब एक ही साथ में सब चीजें हो जाएंगी। जैसे कि ये रहा, इसमें वर्जिन भी होगा, टीडीएनए भी होगा, है ना, ये जीन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको कि बाइनरी वेक्टर और को इंटीग्रेट वेक्टर में अंतर क्या है। इसको नहीं समझेंगे हम। या इसको समझ लीजिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक प्लांट है, और प्लांट के किसी भी पार्ट को लिया गया, मींस एज ए एक्सप्लांट लिया गया, और एक्स प्लांट को हमने सैम्पलिंग की करा गया, और उसको डीएनए एक्सट्रैक्शन में रख दिया। मींस उसको एक टेम्परेचर पर रखा गया, और उसको एक्सट्रैक्शन मशीन में डाल दिया गया। इसके बाद में क्या था? इसके बाद में पीसीआर में डाल दिया गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में उसको डाला गया, जिससे क्या हुआ? आगे जाके इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया गया, आगे जाके इलेक्ट्रोफोरेसिस में जाके कर दिया गया, जिससे क्या हुआ है? स्टेप्स इन स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय पीसीआर एनालाइज, मतलब पीसीआर एनालाइज के थ्रू भी हम एक्सप्लांट का आगे जाके यूज करा सकते हैं। ये भी एक मेथड होता है जीन ऑफ ट्रांसफर का।
डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं। अब डायरेक्ट हमने इनडायरेक्ट को पढ़ लिया पूरा, मतलब एग्रोबैक्टीरियम टेमिफेसिस को पढ़ लिया। उसमें पहला पढ़ेंगे माइक्रो प्रोजेक्टाइल या फिर पार्टिकल बम्बारमेंट, जिसको हम बायोलिस्टिक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि बताओ बायोलिस्टिक क्या है, तो बायोलिस्टिक पार्टिकल बम्बारमेंट ही है या फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अच्छा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था और हमारे पास में टारगेट जीन था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए। और टारगेट जीन है और टी1 प्लाज्मिड है। तो जो टी1 प्लाज्मिड है, यहाँ पर हमारे पास में फिर जीन होंगे, अभी समझाया था। टारगेट जीन के पास में टीडीएनए होगा, इसके पास में टीडीएनए था, तो ये दोनों ही क्या हो गए, फ्यूज हो गए। तो ये टारगेट डीएनए के साथ में आया। इसके साथ में हमने क्या डाल दिया, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसिस। इसके पास में था तो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसिस इसमें रिएक्ट हुआ। और एक यहाँ पर क्या हुआ, इसका कोकल्चर हुआ, कोकल्चर ऑफ लीफ डिस्क टिमिफेसिस के साथ में। तो ये क्या होगा, जो हमारे पास में टीडीएनए मिला है उसके साथ में रिएक्ट करेगा। और जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था, कल्चर सिलेक्शन मीडिया में रखेंगे इसको, और बाद में इसी में से जो पार्ट हमने लिए थे उसमें कहीं ना कहीं शूट पार्टिकल बनने लग जाएंगे, जिससे पूरा जो हमारे पास में क्रॉप है वो उस ट्रेट से निकल आएगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्क प्लांट हमने कोई एक प्लांट लिया था, प्लांट का पार्टिकल्स लिए हैं। ओके, समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी। Bialistic is a method where cells are physically impregnated with nucleic acid। कहने का मतलब है न्यूक्लिक एसिड के साथ में यहाँ पर जो सेल्स हैं वो बनी रहती हैं, और अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या फिर ए बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम इज ए डिवाइस फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है, एक प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आर बम्बार्ड विद द हैवी मेटल पार्टिकल्स, जिनको हैवी मेटल पार्टिकल्स के द्वारा बम्बार्ड किया जाता है, उन पर डाले जाते हैं पार्टिकल कोटेड विद डीएनए और आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल से कोटेड होते हैं, जेनेटिक डीएनए और आरएनए से कोटेड होते हैं। दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय जॉन स्टैफोर्ड। किसके द्वारा, जॉन स्टैफोर्ड के द्वारा ये टेक्निक क्या करी गई थी, इन्वेंट करी गई थी। ठीक है, इसमें भी एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसिस का यूज करा जाएगा, देख लेते हैं। It has been proven to be successful alternative for creating a transgenic organism in prokaryotes, mammalian and plant species। तो क्या सभी में ये सक्सेसफुल देखा गया। ये बायोलिस्टिक मशीन है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन है, आप देख सकते हैं ये पूरी मशीन है। ठीक है, अब देखिए, समझ लीजिए इसको। दिस मेथड स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर मोनोकॉट्स। ये जो मेथड है मोनोकॉट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है। फॉर विच एफिशिएंसी ऑफ अदर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेथड इतना स्पेशली ठीक नहीं रहता। अ वाइड रेंज ऑफ टिश्यू सच एज एपिकल एंड फ्लोरल, मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियो, सीडलिंग, ये वगैरह इसमें टारगेट मेथड के लिए दे रखे हैं। देखिए, यस, देखो हमारे पास में क्या है, ये प्लांट है, और प्लांट के हमने प्रोटोप्लास्ट को निकाल लिया है। प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को निकाला है और इसके पार्टिकल्स को यहाँ पर रखा गया, और पार्टिकल गन से, जो हमारे पास में अभी माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन थी, उससे हमें पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया। और ये बम्बार्डमेंट किसका है, डीएनए और आरएनए से कोटेड जो पार्टिकल हैं उनका है। देखो, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल हैं, इनको पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया गया किसके ऊपर, प्रोटोप्लास्ट के ऊपर। इसके बाद में हम इनको कहाँ पर ले जाएंगे, इनको एक ग्लासवेयर में रख देते हैं, जिससे रीजनरेशन होता है, शूट आने लग जाती हैं, और इनको हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और एक्लिमाइजेशन के द्वारा यहाँ पर हमारे पास में एक अच्छा प्लांट मिल जाता है, बिल्कुल फ्रेश प्लांट। ओके, ये आपका तरीका था। प्रोटोप्लास्ट लिए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पार्टिकल बम्बार्डमेंट हुई, रीजनरेशन हुआ, एक्लिमाइजेशन हो गया, प्लांट बन गया। बस इतना ही याद रखना है आपको माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन में। प्लांटलेट्स इन ग्रीन हाउस। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ पार्टिकल बम्बार्डमेंट क्या है, एग्रोमेट्री मेडिएटेड डीएनए ट्रांसफर, क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या फायदा है इसका। एक तो ये स्पीसीज इंडिपेंडेंट है। दिस सिस्टम इज स्पीसीज इंडिपेंडेंट एंड कैन बी यूज सक्सेसफुली फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म। काफी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करा जा सकता है। ठीक है,
जैसे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय दिस टेक्निक। एग्रोबैक्टीरियम जो मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके द्वारा भी किया जा सकता है। मल्टीपल जीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए सिंगल प्लांट। एक ही सिंगल प्लांट में बहुत सारे जीन को एक साथ में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। पार्टिकल्स कैन बी कोटेड विद डीएनए आरएनए, और ये आपका आरएनए है लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लार्ज फ्रेगमेंट क्या है, टुकड़ों के साथ में न्यूक्लिक एसिड को। लिमिटेशन समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर ये अप्लाइड नहीं होगा, कहने का मतलब लिमिटेड है, यहाँ तक ही होगा पार्टिकल। Limited regeneration capacity of tissue being bombarded, efficiency of stable integration of DNA, insertion of multiple copies of the genes, integration of rearranged and truncated DNA sequence। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो DNA होंगे उनका इंटीग्रेशन जो होगा वो efficiency of stable अकॉर्डिंग टू द आपका जो पार्टिकल बम्बार्डमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग होगा। आप उससे ज़्यादा चाहें तो वो नहीं हो पाएगा। लिमिटेड रीजनरेशन होगी, कैपेसिटी उतनी ही रहेगी टिश्यू में, कितना ग्रोथ हो पाएगा तो ये डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन इज अ मेथड ट्रांसफॉर्म बाय डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ये डायरेक्ट जीन ट्रांसफॉर्म करा जाता है। इन दिस टेक्निक मिक्सचर कंटेनिंग सेल्स एंड डीएनए एक्सपोज टू वेरी हाई वोल्टेज, मतलब काफ़ी वोल्टेज के साथ में इलेक्ट्रिक पल्स दिया जाता है, लगभग 4000 से लेकर 8000, ठीक है, वोल्ट ये दिया जाता है। फॉर वेरी ब्रीफ टाइम पीरियड, मतलब बहुत ही कम सेकंड के लिए दिया जाता है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये रिजल्ट क्या मिलता है, बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिएंट मतलब बहुत ही छड़े पोर्स मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, थ्रू विच डीएनए सीम्स टू एंटर इनसाइड द सेल एंड देन न्यूक्लियस। और इससे बाद में फिर पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं डीएनए वो ऐसा लगता है कि सेल में जा रहा है वो, और देन वो न्यूक्लियस में जाएगा। ठीक है, जैसे कि दे रखा है, इलेक्ट्रोड हैं दोनों और ये पोर्स हैं, और यहाँ पर ये आपको सेल है, और यहाँ पर ये आपको बहुत ही कम माइन्यूट वोल्टेज के साथ में इसको क्या करा जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। ओके, जैसे ये दे रखा है आपको, ये मॉलिक्यूल्स हैं, सेल है हमारी, बायोमॉलिक्यूल से है। इलेक्ट्रिक पल्स दिए जाते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। माइक्रो इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फाइन ग्लास माइक्रोपिपेट टू मैनुअली इंजेक्ट ट्रांसजीन एट माइक्रोस्कोपिक और बॉर्डर लाइन माइक्रोस्कोपिक लेवल इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन से समझ में आ रहा है कि माइक्रो पिपेट का यूज कर लिया जाए, तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके जीन ऑफ ट्रांसफर को प्लांट में डाला जाए, उसकी सेल में डाला जाए। ट्रांसजीन इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मेड, कॉस्मेड, फेजेज, ठीक है, पीसीआर प्रोडक्ट कैन बी सर्कुलर और लीनियर एंड नीड नॉट टू बी फिजिकली लिंक्ड विद फॉर इंजेक्शन। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है इन चीज़ों का यहाँ पर यूज करा सकता है। इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मेड, क्लास्मेड, फेजेस कैन बी सर्कुलर, वो सर्कुलर हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, एंड नीड नॉट टू बी फिजिकल लिंक्ड फॉर इंजेक्शन, मतलब फिजिकली लिंक नहीं हो सकते इंजेक्शन के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। माइक्रो इंजेक्शन इन्वॉल्व डायरेक्ट मैकेनिकल इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, ये भी आपका किस में आएगा, डायरेक्ट मेथड है। ओके, जैसे कि डीएनए इज देन डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में यहाँ पर बाय द पिपेट, बाय द हेल्प ऑफ पिपेट सेल में डाला जाएगा, उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस जाएगा। ग्लास आपकी पिपेट यूज करी जाएगी। सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस हैज बीन शोन, कौन है, टोबैको है, वेरियस अदर प्लांट्स हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा देखो, ये हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट सेल है, और ये डायरेक्टली न्यूक्लियस में ये माइक्रोपिपेट के द्वारा डाला जा रहा है ना। ये आपकी ग्लास प्लेट, हाँ पिपेट है, उसके द्वारा इंजेक्शन के द्वारा डीएनए सॉल्यूशन को प्रेशराइज करके यहाँ पर डाला जाता है, इंसर्ट करा जाता है, तो ये भी डायरेक्ट जीन है ना। ये सक्शन है आपका, सक्शन पॉइंट, और होल्डिंग पिपेट यहाँ पर रख रखा है, तो इस प्रकार से माइक्रो प्रोजेक्टाइल का यूज करा जाता है। समझ में तो आ रहा होगा आपको। सिलेक्टेबल मार्कर की बात कर लेते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर इज जीन दैट कन्फर्स अ ट्रेट सुटेबल आर्टिफिशियल सेक्शन as it protects the organism from a selective एजेंट।
कहने का मतलब है जो मार्कर आप सिलेक्ट कर रहे हैं एंड दैट इज नियरली दैट यू डिजायर्ड अ ट्रेट, जो लक्षण आप देख रहे हैं उसको हटाने के लिए आप यूज करेंगे। स्क्रीनिंग मार्कर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। A marker for screening is one which will make cells containing the gene look different। कहने का मतलब है जो ऐसी सेल को कंटेन करता है the gene look different and allows the researcher to distinguish between wanted and unwanted cells organism is known as screening marker। कहने का मतलब है ऐसे जो रिसर्चर के लिए यूज करा जाएगा कि आप उसको कौन सा ट्रेट लेना चाह रहे हैं, कौन सा नहीं लेना चाह रहे हैं, मीन्स एज ए आपका सिलेक्टेबल मार्कर ही है ये। गस ऐसे की बात कर लें थोड़ा सा। गस ऐसे इज a simple method for detection of transformation cell without needing any complicated equipment। किसी भी complicated equipment का यूज ना करके ट्रांसफॉर्मेशन सेल करा जाए, ठीक है, उसे गस ऐसे बोला जाएगा। सिंपल मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेल, मतलब ट्रांसफॉर्म सेल को डिटेक्ट करा जाए, वो गस ऐसे होता है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इट इज़ आई थिंक सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम। जो जो इसमें चीज़ें हैं वो आप सही तरह से पढ़ लें। ओके, अगर समझ में नहीं आया यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। आपको ये दोबारा से देखने की ज़रूरत होगी। ओके, थैंक यू।